एवरीवन, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो पहले हम एक्सप्लेन भी करेंगे और एनसीईआरटी की लाइन को भी देखते चलेंगे ताकि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके इस पर्टिकुलर चैप्टर की। सो स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, बट वाई इज़ ब्रीदिंग सो इसेंशियल टू लाइफ। हम सभी सांस लेते हैं ज़िंदा रहने के लिए, बट ब्रीदिंग इतनी ज़रूरी क्यों है कि हम 24/7 ब्रीथ करते हैं। वॉट हैपन्स वैन वी ब्रीद, क्या होता है जब हम सांस लेते हैं तो। ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीद। तो इसने क्वेश्चन अराइज करा है कि क्या सारे पौधे, माइक्रोब्स सब क्या ब्रीथ करते हैं, और अगर करते भी हैं तो कैसे। तो फर्स्ट पैरा में इसने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो रेज करे हैं। हम इन सब के आंसर बारी बारी से अभी देखेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज़। पहली बात तो हम सभी अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना। इन सारे एक्शन को करने के लिए एनर्जी का खर्च होता है। जैसे ज़रा सोचिए आप कि एक टेबल है, उसको पुश करना रहेगा आपको एक जगह से दूसरे जगह पे, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। आपने वर्क करा और कोई भी वर्क करने में आपकी एनर्जी खर्च होगी। जैसे आप किसी दिन बहुत कोई क्रिकेट खेल लिया, आपने कोई गेम खेल लिया या फिर काफ़ी पढ़ाई कर ली, तो आपका थकावट का महसूस होता है। आप कहते हो कि आज मेरी एनर्जी पूरी ख़त्म हो गई। इसका रीज़न है कि कोई भी एक्टिविटी करने में एनर्जी खर्च होती है। इवन प्लांट्स के अंदर भी देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है चीज़ों का एक जगह से दूसरे जगह पे। भाई प्लांट के जो ग्रीनिश पार्ट हैं, जैसे लीफ है, उसके अंदर अगर फूड सिंथेसाइज हुआ है तो प्लांट के नॉन ग्रीनिश पार्ट यानी प्लांट का वो हिस्सा जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, जैसे स्टेम्स जनरली हमारे फोटोसिंथेसिस नहीं करते, जैसे रूट फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो वहाँ तक फूड को पहुँचाना है कि नहीं पहुँचाना। ऊपर से रूट और के द्वारा जो मिनरल्स, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, उसको प्लांट के ग्रोइंग टिप तक भी पहुँचाना है। फिर मूवमेंट की बात हम करते हैं, पौधे के अंदर मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फूड का, मिनरल का, ठीक है, वाटर का। फिर प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे प्लांट परफॉर्म करते हैं जिसको करने में एनर्जी का खर्च आता है। इवन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में हमने बात करना था। अब हमें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे कि हम बात करें तो हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन हैं, हमारे शरीर के अंदर के जो वाइटल ऑर्गन हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे अंदर जो हार्ट होता है उसका काम होता है ब्लड को पंप करना। किडनी जो होता है उसका काम होता है क्या करना, किडनी जो होता है उसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। वहीं पे अगर हम आरबीसी की बात करें तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना, ग्लैंड्स की बात करें सेक्रीशन करना, न्यूरॉन की नर्व इम्पल्स कंडक्शन करना। तो हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन हैं वो भी फंक्शन कर रहे हैं। अगर आप ज़रा सोचिए कि आपने डिसाइड करा किसी दिन कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं कोई गेम नहीं खेलूंगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करूंगा, क्या इसके बावजूद आप उस दिन खाना नहीं खाते? आप बिल्कुल खाना खाते हैं। आपको थकावट का भी एहसास होता है, आपको भूख भी लगती है, आप खाना भी खाते हो। क्यों? क्योंकि आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, बट आपके शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन हैं, जो ग्लैंड्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, जो ऑर्गन्स हैं, ये फंक्शन कर रहे हैं, हमारे शरीर के सेल्स फंक्शन कर रहे हैं ताकि हमें वो ज़िंदा रख सकें। अब ज़रा सोचिए कि आपका दिल धड़कना बंद कर दे तब तो हमारी डेथ हो जाएगी। किडनी ब्लड को फ़िल्टर करना बंद कर दे तो यूरीमिया हो जाएगा, उससे डेथ हो जाएगी। तो हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन फंक्शन इसलिए करते हैं ताकि वो हमें ज़िंदा रख सकें। तो इससे आपको ये क्लियर तो हो गया कि हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और जिसको करने में एनर्जी का खर्च आता है। तो वही इसने क्वेश्चन राइज करा है कि वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, ये एनर्जी कहाँ से आता है। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स तो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं,
यानी जो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं उनको हम, ठीक है, जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हमारे होते हैं। तो हम तो अपने एनर्जी के लिए किसी प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से निर्भर करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी ये बात करी थी। एग्जाम्पल के तौर पे या तो हम किसी प्लांट को ही कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे हमने किसी सब्जी को पका के खा लिया, या फिर हम किसी एनिमल को खाते हैं जो कि कहीं ना तो कहीं प्लांट को खाता होगा। लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो एक लॉयन किसको खाता है? लॉयन एक डियर को खाता है, जनरली डियर को खाता है, विल्ड बीस्ट को खाता है। और डियर किसको खाता है? प्लांट को खाता है, ग्रास को कंज्यूम करता है। तो अगर मैं लॉयन की बात करूं तो लॉयन प्लांट के ऊपर इनडायरेक्टली तरीके से निर्भर करता है, क्योंकि प्लांट ना होते तो डियर नहीं सर्वाइव करते, और डियर ना होता तो लॉयन को खाना ना मिलता, लॉयन की डेथ हो जाती। और वहीं पे अगर मैं डियर की बात करूं तो वो प्लांट के ऊपर डायरेक्टली निर्भर करता है। तो इससे आपको ये बात तो कंफर्म हो जानी चाहिए थी कि जो एनिमल्स होते हैं, जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो अपने फूड के लिए प्लांट के ऊपर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तरीके से निर्भर करते हैं। और प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। तो हमें तो एनर्जी की आवश्यकता है। इस एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? हम फूड कंज्यूम करते हैं। वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि हम खाना डेली क्यों खाते हैं, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हम ढेर सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, फिज़िकल और फिज़ोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जिससे कि हम अलाइव रहते हैं और कोई एक्शन को परफॉर्म करते हैं। फिर क्वेश्चन अराइज करता है, बट हाउ इज़ दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? जो हमने खाना खाया, मान लिया कि उसके अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी को हम डिराइव कैसे करते हैं? नेक्स्ट, हाउ इज़ दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड? ये एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है, कैसे इस्तेमाल में आती है? डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? क्या जो कुछ भी हम खाते हैं उसके अंदर जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हैं, क्या उनसे सभी से एक जैसी एक अमाउंट की एनर्जी निकलती है? तो मैं आपको इस सवाल का जवाब अभी देता हूँ कि पहली बात तो हमें एनर्जी चाहिए, इसके लिए हम फूड खाते हैं। दूसरी बात कि जब हम फूड खाते हैं तो फूड के अंदर फॉलोइंग न्यूट्रिटिव सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसके अंदर, जैसे कि प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसके अंदर, जैसे कि फैट प्रेजेंट होता है उसके अंदर, जैसे कि विटामिन हो गए, जैसे मिनरल हो गए, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हो गया और वाटर हो गया। तो ये सारे कंपोनेंट किसी भी फूड के अंदर पाया जाता है। मेनली जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं, और विटामिन, मिनरल्स और वाटर ये थोड़े कम अमाउंट में होते हैं। अब आप सोचोगे कि पानी तो लार्ज अमाउंट में पीते हैं हम, तो पानी के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और मिनरल्स हम लेस अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। इस वजह से हम पानी को भी माइक्रो न्यूट्रिएंट में प्लेस करते हैं। खैर, आप बस इतना याद रखिए कि मेनली जो हम फूड कंज्यूम करते हैं जिससे कि हमें एनर्जी डिराइव होता है, वो मेनली यही तीन लोग हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और इन तीनों में से भी मेनली हम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी डिराइव करते हैं लार्ज अमाउंट में, ठीक। दूसरी बात, क्वेश्चन ये अराइज करा गया था कि क्या हर एक प्रकार का फूड सेम एनर्जी देता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर हम 1 ग्राम फैट का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें तकरीबन 9.1 किलो कैलोरी तक एनर्जी ऑब्टेन होती है। प्रोटीन के 1 ग्राम का हम अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें 5.65 किलो कैलोरी तक एनर्जी ऑब्टेन होती है। और कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम अगर हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो हमें तकरीबन 4.1 किलो कैलोरी के आसपास एनर्जी ऑब्टेन होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि अलग अलग फूड से अलग अलग प्रकार की एनर्जी लिबरेट होती है, ठीक है। मूव करते हैं अगले पार्ट पे। डू ऑल फूड, ये हमने कर लिया था। डू प्लांट ईट? क्या पौधे खाना खाते हैं? इसका जवाब हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा, बिल्कुल।
भाई प्लांट जो हैं उन्होंने अपनी जर्नी सीड से शुरू करी, सीड से सीडलिंग बना, प्लांटलेट बना, यानी जिसको हम पौधा कहते हैं। उसके बाद से कंप्लीट प्लांट बना, उसने फ्लावरिंग करी, फ्रूटिंग करी, ग्रोथ करा, अपनी हाइट को इंक्रीज़ करा, अपने विड्थ को इंक्रीज़ करा। ऊपर उसके अंदर मूवमेंट भी ढेर सारे हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जैसा कि अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा था, डिस्कस करा था। तो इन सारे एक्टिविटी को करने के लिए उसको भी किसकी आवश्यकता पड़ रही है? एनर्जी की। इसी वजह से पौधे भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ऑप्ट करते हैं, जिसके थ्रू वो अपने लिए क्या बनाते हैं? पौधे अपने लिए फूड को सिंथेसाइज करते हैं और उस फूड का इस्तेमाल करके उससे वो एनर्जी डिराइव करते हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए। वेयर डू प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनाया उसी के ऑक्सीडेशन से वो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट डू डू ईट फूड? बिल्कुल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन होता है? हम मोनरा के मेंबर्स की बात करते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, माइकोप्लाज्मा होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया होता है। प्रोटिस्टा के मेंबर की बात करते हैं, जिसमें हम यूग्लिना की बात करते हैं, फिर हम ट्रिपेनोसोमा की बात करते हैं, ट्राइकोमोनास की बात करते हैं, पैरामीशियम की बात करते हैं, फिर गोल्डन एल्गी की बात करते हैं, फिर फंजाई के अंदर हम फंजाई में ईस्ट की भी बात कर लेते हैं, फिर जनरली हम फंजाई की बात कर लेते हैं। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और इन सभी को भी अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये अपने इस एनर्जी के लिए जो फूड ऑब्टेन करते हैं उसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी हो, लेट सपोज ब्लू ग्रीन एल्गी हो, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से बुलाते हैं और ये किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है, तो ये तो क्या होते हैं? ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपने लिए फूड डिराइव करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे कैसे होते हैं? कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि कैसे होते हैं? जो पैरासाइट होते हैं, जो अपने फूड के लिए किसी होस्ट पर निर्भर करते हैं। कुछ मेंबर सेप्रोफिटिक भी होते हैं, जो अपने एनर्जी के लिए किस पर निर्भर करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर पर निर्भर करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम बातें करें तो इनके अंदर डिफरेंट मेथड होते हैं जिसके थ्रू ये फूड ऑब्टेन करते हैं और उस फूड से ये अपने लिए एनर्जी को डिराइव करते हैं। होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। हम ब्रीथ क्यों करते हैं, इसका आंसर अभी आपको मिलेगा। मूव करते हैं अगले वाले पार्ट पे। यू मे वंडर एट सेवरल क्वेश्चन रेज्ड अबव, दे में सीम टू बी वेरी डिसकनेक्टेड। आपने जो ऊपर बातें पढ़ी वो पढ़ के आपको लग रहा होगा कि एक दूसरे का किसी से भी रिलेशन नहीं है, बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। तो किस प्रकार से ब्रीदिंग जो है वो रिस्पिरेशन से रिलेटेड है, किस प्रकार से ब्रीदिंग खाने से एनर्जी निकालने से रिलेटेड है, ये अभी आपको पता चलेगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बातें एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। जैसे कि हम अपने एनर्जी के लिए क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम अपने एनर्जी के लिए फूड का कंजप्शन करते हैं। फूड के तौर पे हम किसी प्लांट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से कंज्यूम करते हैं। जो हम फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होते हैं, यानी वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होते हैं, ठीक है। यानी उसके अंदर बेसिक सी बात अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट उसमें होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड, ये बड़े बड़े फूड पार्टिकल होते हैं। ये नॉन डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल होते हैं। और अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर जो फंक्शन करता है वो कौन है? वो होता है सेल। हमारे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बने हैं, ऑर्गन टिश्यू से बना है और टिश्यू सेल से बना है। तो बेसिक लेवल पे देखा जाए
तो एनर्जी किसको पहुंचानी है? सेल तक। लेकिन जो हमने फूड कंज्यूम करा वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है, वो बड़े बड़े फूड पार्टिकल हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, हमने प्रोटीन खाया है, हमने फैट खाया है, और हमारे सेल जो हैं वो इतने छोटू से हैं, इतने टाइनी से हैं कि उनको एनर्जी कैसे मिलेगा? तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इस खाने के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, यानी इस बड़े बड़े फूड पार्टिकल को तोड़ते हैं, और तोड़ करके छोटे 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 पार्टिकल में हम कन्वर्ट करते हैं। यानी हमने जो कार्बोहाइड्रेट, हमने जो प्रोटीन और हमने जो फैट खाया, इसको तोड़ करके अमाइनो एसिड में, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, गैलेक्टोज में, इन फॉर्म में लेकर के आते हैं। यानी खाने के बड़े से पार्टिकल को तोड़ करके छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, जिसका इस्तेमाल हमारी सेल कर सके। क्या बात है, इतनी क्लियर हुई? तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या करा? जो भी हमने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करा था उसको तोड़ करके सिंपल एब्जॉर्वेबल फॉर्म में ले आए, यानी सिंपल एब्जॉर्वेबल फॉर्म में ले आए। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजिबल फॉर्म में ले आए। यानी हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाया था उसको तोड़ करके ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज के फॉर्म में ला दिया गया। जो हमने स्टार्च कंज्यूम करा होगा, लेट्स सपोज, ऊपर से जो हमने प्रोटीन खाया होगा उसको तोड़ करके अमाइनो एसिड में ला दिया गया होगा। जो हमने फ़ैट खाया होगा उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया गया होगा। तो ये काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का कि वो खाने के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तोड़ करके सिंपल एब्जॉर्वेबल फॉर्म में ले आए, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ले आए। अब क्या होता है? अब ये होता है कि इस जो खाना, ये जो छोटे फॉर्म, सिंपलर फॉर्म में आ चुका है, अब इसके इंटेस्टाइन में जो वॉल्स हमारी हैं, ठीक है, जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है कह सकते हैं, उसके द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन होगा। क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब करके इसको ब्लड में भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? एब्जॉर्ब करके इसको ब्लड के स्ट्रीम में भेजा जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाएगा। ठीक, तो यानी हमने खाने को सिंपलर फॉर्म में ले आए, अब उसको हमने एब्जॉर्ब किया और हमने ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया। लेट सपोज ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ये ब्लड बह रहा है, और ब्लड के अंदर हमारा ये डाइजेस्टिव जो हमने खाने का सिंपलर फॉर्म लाया है वो है। अब इसके सराउंडिंग में हमारी बॉडी की सेल्स हैं। लेट सपोज ये मेरी बॉडी की सेल है, ये मेरी बॉडी की सेल है, ये मेरी बॉडी की सेल है। तो क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन तो हो गया, ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारा डाइजेस्टिव फूड भी है। तो अब होगा खाने का एसिमिलेशन, यानी ये जो डाइजेस्टेड फूड है, जो सिंपलर फॉर्म में फूड है, जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, इसको सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचाया जाएगा। सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचाया जाएगा। इस घटना को बोलते हैं एसिमिलेशन। मेकिंग डाइजेस्टेड फूड पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज सेड टू बी एसिमिलेशन कहलाता है। तो इस तरीके से आपको इतनी बात तो क्लियर हुई कि एनर्जी के लिए हमने फूड खाया, फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की सहायता से उसको सिंपलर फॉर्म में ले आए। उसके बाद से डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है हमारी, जो स्टमक है, जो इंटेस्टाइन है, इससे खाने को एब्जॉर्ब किया गया, ब्लड के स्ट्रीम में भेजा गया, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड के साथ मिक्स करके ट्रांसपोर्ट किया गया, और उनके सराउंडिंग में जो बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार इस डाइजेस्टेड फूड को अपने प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बना लिया। ठीक, एसिमिलेशन के थ्रू। यहाँ तक बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो नेक्स्ट बात यह है कि अब हमारे पास एक लेट सपोज एक सेल है, और इस सेल के अंदर अगर हम बात करें तो ग्लूकोज प्रेजेंट है, इस सेल के अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट है, फैटी एसिड प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। यानी खाना सिंपलर फॉर्म में सेल के अंदर पहुंच चुका है। ठीक, बट क्वेश्चन ये अराइज करती है कि क्या अभी तक जो सेल है इसको एनर्जी मिली है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं।
अभी भी सेल के अंदर केवल न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, सेल को अभी तक कोई एनर्जी ऑब्टेन नहीं हुई है। तो अब क्या होगा, सेल को एनर्जी कैसे मिलेगी? तो बच्चों, ये जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है हमारे, इनके कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर, जैसे ग्लूकोज का पार्टिकल है तो उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर, फ्रक्टोज का पार्टिकल हो, अमाइनो एसिड हो, ग्लिसरॉल हो, फैटी एसिड हो, गैलेक्टोज हो, इनके कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होता है, एनर्जी ट्रैप होता है। यानी सेल के अंदर जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हमने प्रोवाइड करा है, जो डाइजेस्टेड फूड प्रोवाइड करा है, उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर क्या है, उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर एनर्जी हमारी स्टोर है। क्या है? एनर्जी हमारी स्टोर है। तो अब क्या किया जाएगा कि अब किया जाएगा इसका सेलुलर रिस्पिरेशन, यानी सेल के अंदर क्या किया जाएगा, इस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का ब्रेक डाउन कराया जाएगा। क्या किया जाएगा? इस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का ब्रेक डाउन कराया जाएगा। ठीक है, यानी इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर है, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करा जाएगा, उससे एनर्जी को रिलीज़ करा जाएगा और उस एनर्जी से एटीपी बनवाया जाएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि लेट्स सपोज दिस इज़ अ सेल, इसके अंदर हमारे ये छोटे छोटे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं, इसके कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर एनर्जी है, हमने इसका सेलुलर रिस्पिरेशन कराया, यानी इसको हमने फर्दर तोड़ा और फर्दर तोड़ा तो इससे एनर्जी निकली। हम इस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते, मैं रिपीट करता हूँ, हम इस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते डायरेक्टली, हम इस एनर्जी से एटीपी बनवाते हैं, जो कि हमारी एनर्जी की करेंसी है। ये क्या है? हमारा एनर्जी की करेंसी है, जिसका इस्तेमाल इसको हम सेल के अंदर स्टोर करके रख देते हैं या फिर बॉडी के अंदर स्टोर करके रख देते हैं, और हमारे शरीर को जब कभी भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, हम उसी एटीपी की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, और हाइड्रोलिसिस करा करके हम जो भी एनर्जी निकलती है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं अपने फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए। मैं रिपीट करता हूँ एक बार सारी बातों को। हमने फूड खाया ताकि एनर्जी मिल सके, खाना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, डाइजेस्टिव सिस्टम की सहायता से हमने उसको सिंपलर फॉर्म में लेके आए, सिंपलर फॉर्म में लाने के बाद हमने उस खाने को एब्जॉर्ब करा, एसिमिलेट करके बॉडी के सेल्स के अंदर हमने ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, इन सब चीज़ों को पहुंचाया। उसके बाद से एनर्जी कहाँ प्रेजेंट है? इनके कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर एनर्जी इकट्ठा है, हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करा, एनर्जी को रिलीज़ कराया, और उस एनर्जी से हमने एटीपी बना के अपने शरीर के अंदर रख लिया, और जब कभी भी हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, हम इस एटीपी का इस्तेमाल कर लेंगे। होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने अगले पार्ट पे। All the energy required for life process is obtained by oxidation of some macromolecule that we call food। तो इसने वही बात कही है कि अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो भी हमने खाना खाया है, उसके ऑक्सीडेशन से, उसके हाइड्रोलिसिस से हमें एनर्जी ऑब्टेन होगी। मैक्रोमोलिक्यूल जिनका कंजप्शन हम लार्ज अमाउंट में करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स और जो साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कह रहे हैं, ये होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, यानी ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस they trap light energy and convert into the chemical energy that is stored in the bond of carbohydrate like glucose, sucrose and starch. We must remember that in green plants too, not all cell, tissue and organ photosynthesizes। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्लांट की भी बात करें, जिसको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कह रहे हैं, उसका हर एक पार्ट,
फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल नहीं होता। प्लांट का वो पार्ट जो कि कैसा होता है, प्लांट का वो पार्ट जो कि ग्रीन होता है, प्लांट का वो पार्ट जो कि सुपरफिशियल होता है, यानी सरफेस पे होता है, सतह पे होता है, और जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, वही केवल फोटोसिंथेसिस करता है, जनरली लीव्स। लेकिन उनका क्या, जो प्लांट के वो पार्ट हैं जो कि सरफेस पे नहीं है, जो ग्रीन नहीं है, या फिर जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जैसे प्लांट के अंदर और भी क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट की हम बात कर लेते हैं। रूट कहाँ पे होता है, रूट जनरली प्लांट का ज़मीन के अंदर होता है, तो वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लेकिन उनको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं, तो बिल्कुल उनको एनर्जी चाहिए। रिप्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए, अपने साइज़ में ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलेगी? तो मैंने बताया अभी आपसे कि चूँकि प्लांट के जो पार्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं उनसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराया जाएगा प्लांट के उस पार्ट को जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। यही बात यहाँ पे कहने की कोशिश करी गई है, ठीक है। Only cells containing chloroplast that are most often located into the superficial layer carry out photosynthesis। यानी इसने वही बात कही है कि प्लांट का वो पार्ट जो कि सरफेस पे होता है, ग्रीन होता है, वही फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कर पाएगा। Hence even in green plants all other organs, tissue and cells that are non-green need food for oxidation, ठीक है। Hence food has to be translocated to all non-green part। तो ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी अपने फूड के लिए जो दूसरे पर निर्भर करे, जो अपना खाना खुद ना बना पाए। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से प्लांट के ऊपर निर्भर करते हैं अपने फूड के लिए। They obtain food from plants डायरेक्टली, जिसको हर्बीवोरस बोला गया है, यानी डियर की बात हो रही है, विल्ड बीस्ट की बात हो रही है, जिराफ की बात हो रही है, क्योंकि ये डायरेक्टली अपने फूड के लिए किस पर निर्भर करते हैं, प्लांट्स पे। बट इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि जो इनडायरेक्ट तरीके से अपने फूड के लिए प्लांट पर निर्भर करे, जैसे कार्निवोरस। जैसे अगर हमने लॉयन की बात करी तो लॉयन जो है हमारा एक कार्निवोरस है जो किसी दूसरे एनिमल को मार के खाए। तो लॉयन प्लांट के ऊपर डायरेक्टली निर्भर नहीं कर रहा। फूड चेन में देखा जाए तो लॉयन प्लांट के ऊपर इनडायरेक्टली तरीके से निर्भर कर रहा है, क्योंकि लॉयन प्लांट को नहीं खाता, लॉयन उसको खाता है जो कि प्लांट खाते हैं, ठीक है। फंजाई की बात करें तो फंजाई हमारे कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट। लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। मोस्टली जो फंजाई हमारे होते हैं वो सेप्रोफाइट होते हैं। सेप्रोफाइट कहने का मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट अल्टीमेटली ऑल फूड दैट इज़ रिस्पायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। यानी यहीं पे इसने ये क्वेश्चन आपसे या फिर आपको बताने की कोशिश करी है कि अगर हम प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड देखें तो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट ज़िंदा रहते हैं, प्लांट ज़िंदा रहते हैं तो फूड चेन में बाकी मेंबर्स भी, चाहे वो हर्बीवोरस हों चाहे वो कार्निवोरस हों, जिनको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ये सब सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या डील करने वाले हैं, दिस चैप्टर डील विथ सेलुलर रिस्पिरेशन।
सेलुलर रिस्पिरेशन का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हमने प्रोवाइड करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, जो चीज़ें हमने भेजी हैं उनका ब्रेकडाउन होगा। उनके ब्रेकडाउन से जो एनर्जी निकलेगी उससे एटीपी बनाने को ही हम सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। यानी सेल के अंदर ब्रेकडाउन को देखेंगे हम कि सेल के अंदर कैसे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को तोड़ करके उनसे एनर्जी निकलवाया जाता है और उस एनर्जी से एटीपी की सिंथेसिस कराई जाती है। ठीक है, सो इसको रीड करते हैं इस पार्ट को। दिस चैप्टर डील विद सेलुलर रिस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। फोटोसिंथेसिस of course take place within the chloroplast in the eukaryote, whereas the breakdown of complex molecule to yield energy take place in cytoplasm. Take place in what? Cytoplasm or in mitochondria. Take place in cytoplasm or in mitochondria. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। बट अगर हम रिस्पिरेशन की बात करें तो उसकी जो साइट आपको बताई गई है वो क्या है? वो साइटोप्लाज्म बताई गई है। वो आपको साइटोप्लाज्म बताई गई है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताई गई है। अभी हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि जो पहला स्टेप होता है फूड के ब्रेकडाउन का सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्म में होता है और उस घटना को हम बुलाते हैं क्या? ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस होने के बाद जो रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स बनते हैं उनकी किस्मत क्या होगी? क्या वो फर्मेंटेशन के थ्रू गुजरेंगे या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होगी? ये निर्भर करता है कि सेल की डिमांड कैसी है, उसकी नीड कैसी है और टाइप ऑफ सेल कैसा है। हम धीरे धीरे इस बात को भी रिवील करेंगे। अभी बस आप सेलुलर रिस्पिरेशन को समझिए और साइट को ज़रा ध्यान रखिएगा। द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। यानी सेल के अंदर जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हैं उनके कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ करके उनसे एनर्जी को रिलीज़ कराना, उससे एटीपी को बनवाना ही रिस्पिरेशन कहलाता है। द कंपाउंड डैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे पूछा जाता है कि जिस भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, जिस भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, उसे बुलाते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस करा था कि मेनली हम लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं और उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी को डिराइव करते हैं। बट कभी कभी कार्बोहाइड्रेट के ना होने पे हम प्रोटीन और फैट के भी ऑक्सीडेशन से क्या कर सकते हैं? हम अपने लिए एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं। ठीक, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल all the energy contained in respiratory substrate is not released free into the cell or in a single step। यानी इसने ये बात कही है आपसे कि जब हम न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का ब्रेक डाउन कराते हैं यानी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कराते हैं तो ये एक स्टेप में होने वाली घटना नहीं है। ये फोटोसिंथेसिस के जैसी ही मल्टी स्टेप में होने वाली प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम एक ही स्टेप में अपने न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को तोड़ करके एनर्जी को रिलीज़ करवाएंगे तो ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि सेल के कंपोनेंट डैमेज हो सकते हैं। साथ ही साथ एक बार में इतनी सारी अगर एनर्जी निकलती है तो हम इस पूरे एनर्जी को एटीपी का रूप नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसा समझिए कि ढेर सारे
आपके सामने बॉल को बिखेर दिया जाए, क्या आप सारे को कलेक्ट कर पाओगे? तुरंत नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से हम केवल क्या करते हैं कि मल्टी स्टेप में फूड का ब्रेक डाउन कराते हैं सेल के अंदर, ताकि हर एक स्टेप में हम उतनी एनर्जी निकलवा सकें जिसको हम एटीपी का रूप दे सकें, एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ करा सकें। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हुई कि रिस्पिरेशन मल्टी स्टेप में होने वाली प्रोसेस है और हम कोशिश करते हैं कि हर एक स्टेप में उतनी एनर्जी निकले जिसको हम एटीपी के फॉर्म में इकट्ठा करके अपने बॉडी के अंदर रख सकें। Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not, or rather cannot be used directly, but is used to synthesize ATP, which is broken down whenever and wherever energy need to be utilized. तो हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया था कि फूड के ब्रेकडाउन से हम एनर्जी को रिलीज़ करवाएंगे और उस एनर्जी से एटीपी बनवाएंगे, और हमारे शरीर में जब कभी भी जहाँ कहीं भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी हम उस एटीपी का ब्रेकडाउन करा करके उस एटीपी का इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि हमारी एनर्जी की करेंसी है। Hence, ATP act as a energy currency of the cell. This energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring process of the organism, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। And the carbon skeleton produced during respiration is used as precursor for biosynthesis of other molecule in the cell. ठीक है, इस बात का ज़रा मतलब समझते हैं कि प्रिकर्सर से हमारा मतलब क्या है। प्रिकर्सर का मतलब होता है पूर्वक। प्रिकर्सर मतलब होता है पूर्वक। अब इस बात को ऐसे समझिए ज़रा कि जैसे कि लेट सपोज कि हमारे पास एक कोई कई स्टेप में होने वाली कोई रिएक्शन है। मान लेते हैं कि ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, डी से बना ई। तो ये कई स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। एक स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, इसी तरीके से कह सकते हैं कि ये कई स्टेप में होने वाली प्रोसेस है। ठीक, बट मानिए कि हमारी एक और प्रोसेस है जिसमें सी से लेट सपोज बनता है पी, पी से बन जाता है क्यू, या फिर लेट सपोज सी से पी बनता है। अब क्या हुआ, मैंने कहा कि जनरली ये रिएक्शन इस तरीके से चलती है, ए से बी बनता है, बी से सी से डी, डी से ई बनता है। बट हमारे शरीर के अंदर, हमारे सेल के अंदर लेट सपोज पी की डिफिशिएंसी हो जाए, पी की कमी हो जाए, तो ऐसे केस में क्या करा जाएगा कि जो रिएक्शन हमारी बी से सी की तरफ मूव कर रही थी, इसको पूरे तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। किधर? इसको पूरे तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। किधर? इसको पूरे तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाएगा इस प्रोसेस को हमारे किधर की तरफ? पी की तरफ, यानी सी से सीधे पी बन जाएगा। तो यही बात बोला है कि रिएक्शन के दौरान जो हमारे इंटरमीडिएट्स होंगे वो प्रिकर्सर के तौर पे काम कर देंगे किसी दूसरे बायोमॉलिक्यूल के सिंथेसिस में। तो रिस्पिरेशन एक मल्टी स्टेप में होने वाली प्रोसेस है, और बीच में जो इंटरमीडिएट्स हमारे बनेंगे, अगर मान लो सेल को उसकी ज़रूरत है किसी दूसरे मॉलिक्यूल को बनाने में, तो उस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट को खींच लिया जाएगा और उस पर्टिकुलर बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस करा दी जाएगी। यही बात कही गई है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है डू प्लांट ब्रीथ। क्या पौधे सांस लेते हैं? क्या ह्यूमन सांस लेते हैं? बिल्कुल, ह्यूमन के पास तो प्रॉपर रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है। हमारे पास क्या होता है? हमारे पास हमारा लंग्स होता है, और लंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं भाई? हमारे पास नोज़ होती है, नॉस्ट्रिल होता है, ट्रैकिया होता है, पूरा प्रॉपर लंग्स होता है, लंग्स एल्वेलाई होते हैं। हम ब्रीथ करते हैं, हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, और हमारे शरीर के पास एक पर्टिकुलर ऑर्गन है इसके लिए। बट क्या प्लांट के अंदर कोई ऑर्गन होता है ऐसा? क्या आपने कभी सुना है कि प्लांट के पास लंग्स होते हैं? तो प्लांट के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो नहीं होता, जैसे कि लंग्स तो नहीं होते उसके अंदर। तो क्वेश्चन ये राइज करता है कि क्या प्लांट को गैसेस के एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती? तो प्लांट को गैसेस के एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है।
तो फिर वो कैसे करते हैं ये काम? अच्छा, हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं करा कि गैसेस का इस्तेमाल क्या है हमारे शरीर के अंदर। इस बात को समझते हैं, फिर हम इस टॉपिक पे मूव करते हैं। अब देखिए, हमने ऑलरेडी कहा है कि जो हमने सेल के अंदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, उस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कराएंगे, उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ेंगे और एनर्जी को रिलीज़ कराएंगे, और इस एनर्जी से हम एटीपी बनवा लेंगे। होप आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी। बच्चों, जब हम इस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का ब्रेक डाउन कराते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि ये जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हमारे पास है, इसको हम तोड़ें एरोबिक तरीके से, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक, या फिर इसका हम ब्रेक डाउन कराएं एनीरोबिक तरीके से। किस तरीके से? एनीरोबिक तरीके से, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जब हम न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का ब्रेक डाउन एरोबिक तरीके से करते हैं तो जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, बट जब हम एनारोबिकली किसी भी खाने का ब्रेक डाउन कराते हैं सेल के अंदर, तो जो एनर्जी की यील्ड होती है वो बड़ी ही कम होती है। इससे आपको ये बात तो क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हमने खाना खाया, हमारे सेल के अंदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस पहुँचे और उनसे अगर हमें एनर्जी चाहिए लार्ज अमाउंट में, तो हमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही उसका ब्रेक डाउन कराना पड़ेगा। इसी वजह से बच्चों हम 24/7 ब्रीथ करते हैं, यानी इनहेल करते हैं। जब हम सांस खींचते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक हमारा एयर लंग्स में जाता है, तो डिफ्यूज़न के थ्रू हम O2 का ही ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, अपने सेल्स में टिश्यू तक पहुंचाते हैं। यानी जब हम सांस खींचते हैं तो एयर जो लंग्स में इंटर करते हैं, वहाँ पे लंग्स एल्वेलाई के अक्रॉस, एल्वेोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करते हैं। आरबीसी के थ्रू उस ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स टिश्यू तक पहुंचाया जाता है, जिसका इस्तेमाल सेल्स करती हैं इन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस के ब्रेक डाउन करा करके इनसे लार्ज अमाउंट में एनर्जी को निकालने के लिए। और जब सेल्स न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का ब्रेक डाउन कैसे करती हों, एरोबिक तरीके से करती हों, तो ऐसे केस में केवल इतना नहीं होता कि केवल एनर्जी मिल जाए हमें लार्ज अमाउंट में, साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, टिश्यू के अंदर बनता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी टॉक्सिक नेचर का होता है। कैसा होता है ये? टॉक्सिक नेचर का होता है। हमारी बॉडी की सेल्स इसको लंबे समय तक अपने अंदर इकट्ठा करके नहीं रख सकते। इसीलिए सेल्स और टिश्यू का क्या काम करते हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाते हैं और लंग्स से हम इसको एक्सहेल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक्सहेल कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो असल में टिश्यू के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस हुआ था, इसी को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ कि जब हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो क्यों करते हैं? इनहेल इसलिए करते हैं ताकि हमारे बॉडी सेल्स टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल सके, जिसका इस्तेमाल वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करने में कर लें ताकि ज़्यादा एनर्जी निकल सके। और इस घटना के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि टॉक्सिक नेचर का होता है, बॉडी की सेल्स लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकती, उसको हम एक्सपायरेशन के थ्रू एक्सहेल करके, सांस छोड़ करके बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसी वजह से ब्रीदिंग को हम कॉमनली रेस्पिरेशन के नाम से भी बुलाते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब कि ब्रीदिंग का एनर्जी के रिलीज से क्या संबंध है। आपने देखा कि किस तरीके से O2 इम्पैक्ट डाल रहा है एनर्जी के प्रोडक्शन पे। ठीक, अब इस वाले पर्टिकुलर बात पे हम मूव करते हैं। क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? बिल्कुल प्लांट ब्रीथ करते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर रिस्पिरेशन भी होता है। उनके अंदर भी फूड का ब्रेक डाउन करवाना है, एनर्जी को ऑब्टेन करना है। लेकिन प्लांट के अंदर कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता। प्लांट का हर एक हिस्सा
अपने गैसेस डिमांड को खुद फुलफ़िल करता है। लेट्स सपोज़ ये हमारा प्लांट है जिसके अंदर मान लेते हैं कि मैं एक छोटा सा पौधा बनाता हूँ आपके लिए। लेट्स सपोज़ ये मेरे पास एक प्लांट है, उसकी ये लीव्स हैं, ठीक, और ये प्लांट के लेट्स सपोज़ की रूट्स हैं, ठीक। अब प्लांट के लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे ओपनिंग्स जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये छोटे छोटे ओपनिंग्स को हम स्टोमेटा कहते हैं जो जनरली लीव्स के अंदर पाई जाती हैं। बट अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में भी ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स कहते हैं। ये भी छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं। अच्छा, इन ओपनिंग्स का काम क्या होता है? गैसेस को एक्सचेंज करना। तो प्लांट के अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो नहीं है, बट प्लांट के हर एक स्ट्रक्चर के पास अपना कुछ है जिसके थ्रू वो गैसेस के एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे लीव्स के पास स्टोमेटा था, स्टेम्स के पास लेंटिसेल्स था जिसके थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी अब तो। दूसरी बात, प्लांट जो हमारे होते हैं वो एनिमल से कम रिस्पायर करते हैं। ऐसा इस वजह से हाँ, तो प्लांट जो होते हैं वो एनिमल्स की तुलना में उनके अंदर जो रिस्पिरेशन होता है उसकी जो रेट होती है वो कम होती है। क्यों रिस्पिरेशन की रेट कम क्यों होती है? इसका रीज़न ये होता है कि एक तो पौधे जो होते हैं वो एनिमल्स की तरह दौड़ते भागते खेलते कूदते तो नहीं हैं, वो अपने प्लेस पे बने रहते हैं और जनरली उनको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ग्रोथ के लिए, अपने हाइट के इंक्रीज़ के लिए, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाने के लिए, चीज़ों के कंडक्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसलोकेशन के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए बेसिक सी बात है उन्हें एनर्जी की डिमांड होती है। तीसरी बात कि लेट सपोज़ प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करा और फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और मान लेते हैं कि प्लांट के नॉन ग्रीनिश पार्ट को या फिर प्लांट के पार्ट को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी रेस्पिरेशन करने के लिए, तो प्लांट ने तो खुद ही फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन जनरेट करा था, इस ऑक्सीजन का वो इस्तेमाल कर लेंगे। समझ में आया? तो इस वजह से बेसिक सी बात हमारे पास है कि प्लांट के पास किसी रिस्पिरेटरी ऑर्गन की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। सो आइए इस पार्ट को भी रीड करते हैं। वेल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ नॉट क्वाइट डायरेक्ट। Yes, plant require O2 for respiration to occur and they also give out CO2. प्लांट भी रिस्पिरेशन करते हैं, O2 की आवश्यकता उनको भी पड़ती है और CO2 को वो रिलीज़ करते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। Hence plant have system in place that ensure the availability of O2. Plant, unlike animal, have no specialized organ for gases exchange, but they have stomata एंड लेंटिसेल्स फॉर दिस पर्पजेस। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि स्टोमेटा और लेंटिसेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट के अंदर। देयर आर सेवरल रीज़न वाई प्लांट कैन गेट अलॉन्ग विदाउट रिस्पिरेटरी ऑर्गन। कई सारे रीज़न हैं जो ये हमें बताते हैं कि प्लांट बिना रिस्पिरेटरी ऑर्गन के भी अपना काम चला सकता है। फर्स्ट, each plant take care of its own gaseous exchange need।
प्लांट का हर एक हिस्सा अपने गैसेस के डिमांड को खुद देखता है। जैसे कि लीव्स के पास स्टोमेटा है तो वहाँ से वो गैसेस का एक्सचेंज कर ले रहे हैं, स्टेम्स के पास लेंटिसेल्स हैं तो ये वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज कर ले रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से प्लांट का हर एक पार्ट अपने गैसेस के डिमांड को खुद ही फुलफिल कर रहा है। देयर इज़ अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर, यानी पौधे के अंदर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन की नीड भी कम पड़ती है, क्योंकि हर एक हिस्सा अपने डिमांड को खुद ही फुलफिल करता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैसेस एक्सचेंज। रूट स्टेम लीफ रिस्पायर एट रेट फार लोअर देन एनिमल डू। तो दूसरा रीज़न तो ये है कि रिस्पिरेशन की रेट जो होती है वो पौधे के अंदर कम होती है, इस वजह से गैसेस की डिमांड भी बहुत कम होती है। केवल फोटोसिंथेसिस के दौरान लार्ज वॉल्यूम में गैस का एक्सचेंज होता है एंड ईच लीफ इज़ वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ हिज ओन नीड ड्यूरिंग दिस पीरियड। फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको पता है कि CO2 को भेजा जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ताकि हमारा शुगर का सिंथेसिस हो सके। उसी दौरान और फिर O2 को रिलीज़ कराया जाता है, तो उस दौरान गैसेस का एक्सचेंज हायर वॉल्यूम में होता है। When cell photosynthesizes, availability of O2 is not a problem in these cells since O2 is released within the cell। यानी प्लांट के अगर हम उन पार्ट की बात करें जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उनको O2 की डिमांड भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज़ हो ही रहा है और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इनको ज़रूरत पड़ी रेस्पिरेशन में। तो तीसरा रीज़न क्या है? थर्ड रीज़न distance that gases diffuse must diffuse even in large bulky plant is not great। यानी अगर बड़ा पौधा भी हम देखें तो उसके अंदर भी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन बड़ी लंबी दूरी के लिए ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। Each living cell in plant is located quite close to the surface of the plant. This is true for leaves, you may ask, but what about the thick woody stems and root? तो इसने ये बोला है, देखो बच्चों, जनरली प्लांट अगर ये हमारा है तो उसके जो लिविंग सेल्स होंगे वो सरफेस पे ही पाए जाएंगे। अगर ये हमारा पौधा है तो जनरली इसके जो लिविंग सेल्स होंगे वो इसके सरफेस पे ही पाए जाएंगे, और ये जो अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा हिस्सा, ये डेड हिस्सा होता है और इसका काम होता है प्लांट को क्या प्रोवाइड करना? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो प्लांट के जो लिविंग सेल्स होते हैं वो जनरली सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द थिन लेयर इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क। जो हमारा स्टेम होता है, लेट्स सपोज कि ये हमारा स्टेम है। ठीक है, स्टेम के ऊपर सबसे ऊपरी लेयर कौन सी होती है? आप सभी को पता है कि स्टेम के ऊपर होती है बार्क, मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर हमारी बार्क होती है, जो छाल जिसे हम कहते हैं पौधे की। बार्क के नीचे हमारे लिविंग सेल्स होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे लिविंग सेल्स हैं, और लिविंग सेल्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं हमारे ये डेड सेल्स, जैसे स्क्लेरेन्काइमा के मेंबर हो गए। इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ब्लैक से हमने बार्क को रिप्रेजेंट करा है, ग्रीन से हमने लिविंग सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू से हमने बेसिक सी बात है कि डेड सेल्स को, डेड टिश्यूज़ को रिप्रेजेंट करा है जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। होता ये है कि स्टेम में कुछ लोकेशंस पे जो बार्क होती है वो रप्चर कर जाती है। बार्क जो होती है वो रप्चर कर जाती है, और जहाँ से बार्क रप्चर करती है वहाँ पे ये लिविंग सेल्स एक्सपोज हो जाते हैं, और इस एक्सपोज एरिया में गैसेस का डिमांड ईज़िली हो जाता है। इसी एक्सपोज्ड पार्ट को हम लेंटिसेल्स के नाम से बुलाते हैं। आपको समझ में आया? कहीं कहीं पे बार्क फट जाती है और वहाँ पे जो लिविंग सेल्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में डायरेक्टली आ जाती हैं और गैसेस का डिमांड फुलफ़िल हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज पूरा हो जाता है। इसी स्ट्रक्चर को हम लेंटिसेल्स कहते हैं। अब हम मूव करते हैं
रीडिंग वाले पोर्शन पे। द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, जैसा कि हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस करा था कि ब्लू लाइन वाला जो था जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। थस मोस्ट सेल ऑफ प्लांट हैव एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। तो वही बात उसने बोली है कि लेंटिसेल्स की वजह से जो लिविंग सेल्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकेजिंग ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स, स्टेम्स एंड रूट which provide an interconnected network of air spaces। अब ये हमारी रिस्पिरेशन की एक बेसिक कॉमन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन लिखी गई है जो आई होप सबको याद होगी। इस इक्वेशन में जनरली कार्बोहाइड्रेट के तौर पे ग्लूकोज को पिक करा गया है, जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी एरोबिकली तोड़ा गया है, जिससे कि हमें क्या मिला, एनर्जी मिला। मेन पर्पस हमारा ये था कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का ब्रेक डाउन कराओ और एनर्जी को ऑब्टेन करो। चूँकि अगर हम एरोबिक तरीके से ब्रेक डाउन कराएंगे तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, इस वजह से हमें ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ करना पड़ा और हमें एनर्जी मिली भी ज़्यादा। लेकिन इस रिएक्शन में कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं, जैसे CO2, इसको बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से हम एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सेल करते हैं। वाटर, आप ये वाटर देख के खुश मत होइएगा, ये मेटाबॉलिक वेस्ट वाटर है जिसको बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम यूरिन जब रिमूव करते हैं तो असल में हम इसी मेटाबॉलिक वाटर को ही निकालते हैं। ठीक है, चूँकि ये जो रिएक्शन हमारी है वो आपको लग रही होगी कि यार ये तो एक सिंगल स्टेप में होने वाली प्रोसेस है, बट ओवरऑल ये एक बैलेंस इक्वेशन है। कई सारे मल्टी स्टेप को बैलेंस करने के बाद एक जो फाइनल इक्वेशन बनती है, ये फाइनल इक्वेशन है। तो ये सिंगल स्टेप नहीं बल्कि मल्टी स्टेप में होने वाली प्रोसेस है, जो कि हम आगे देखेंगे। मूव करते हैं। If this energy is to be useful to the cell, it should be able to utilize it to synthesize other molecule that the cell require। यानी बोला कि ये एनर्जी तभी यूज़फुल होगी जब इसका इस्तेमाल हम किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल के सिंथेसिस में कर पाएंगे। जैसे आपको पता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक कैटाबॉलिक होता है, एक एनाबॉलिक होता है। कैटाबॉलिक में हमने पढ़ा हुआ है कि बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करा जाता है और एनर्जी मिलती है, जैसे कि रिस्पिरेशन वाली इक्वेशन हो गई हमारी, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ करके छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज करा और हमें एनर्जी मिली। और एनाबॉलिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम जोड़ करके एक बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है। समझ में आया? तो इस एनाबॉलिक रिएक्शन में जो एनर्जी आती है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन से ही तो आएगी। यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन में हमने बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में चेंज करा, एनर्जी हमें मिली और इस एनर्जी का इस्तेमाल हमने कर लिया एनाबॉलिक रिएक्शन को कराने में, यानी छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़ करके बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट करने में। The strategy that the plant cell uses is to catabolize the glucose molecule in a such way that not all liberated energy goes out as a heat। यानी इसका ब्रेकडाउन मल्टी स्टेप में कराते हैं ताकि सारी जो एनर्जी रिलीज़ हो वो हीट के फॉर्म में लॉस ना हो जाए, बल्कि उसको हम ATP का रूप दे सकें। The key is to oxidize glucose not in one step but in a several small step, enabling some step to be just large enough such that energy release can be coupled to ATP synthesis। However, this is done essentially the story of respiration। During the process of respiration, oxygen is utilized जैसा कि हमने देखा, and carbon dioxide, water and energy are released as a product। The combustion reaction require oxygen, but some cells where oxygen may or may not be available।
तो बेसिक सी बात, इसने जनरल रिस्पिरेशन की बात करी और फिर इसने ये भी कहा कि कुछ हमारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती या जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते न्यूट्रिटिव सब्सटेंस के ब्रेकडाउन में, तो उनमें एनर्जी उनको कैसे ऑब्टेन होती है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले रिस्पिरेशन में जो प्रोसेस होती है वो होती है ग्लाइकोलिसिस की, जिसमें किसी प्रकार के गैसेस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उनके अंदर ग्लाइकोलिसिस होगा और ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर फर्मेंटेशन हो सकता है अगर वो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है तो, और अगर वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल होगी। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ग्लाइकोलिसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, फर्मेंटेशन क्या है, ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो there is a sufficient reason to believe that the first cell on this planet lived in atmosphere that lacked oxygen। यानी इसने बात कर even among present day living organism we know of several that are adapted to anaerobic condition। तो हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को जानते हैं जो कि एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। Some of these organism are facultative anaerobes। फैकल्टेटिव एनारोब्स होते तो एरोबिक हैं, बट ये एनारोबिक कंडीशन यानी एनारोबिक यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस वाली कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। वाइल इन अदर द रिक्वायरमेंट फॉर एनारोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट, यानी कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं मेंबर जो कि ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। ऑब्लिगेट एनारोब्स वो होते हैं जिनको एनारोबिक कंडीशन चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन के एब्सेंस वाली कंडीशन चाहिए ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए। In any case, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen। यानी ये ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहा। ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में होने वाली पहली स्टेप है किसी भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस के ब्रेकडाउन का, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही होता है। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होती है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।